नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। लोकसभा में आज दोपहर 2 बजे से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर होगी चर्चा। विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित। मॉनसून सत्र में नहीं थम रहा हंगामा। संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद परिसर में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन, पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग। जंतर मंतर प्रोटेस्ट जांच में बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान करने का किया दावा। 2873 संदिग्धों की हुई पहचान। हिमाचल के पहाड़ों पर आफत की बारिश। चंबा समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कई जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने से जनजीवन प्रभावित। असम में बाढ़ से थोड़ी राहत। युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान जारी। और श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी। मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन टीम इंडिया में पहली बार शामिल। संसद के मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक शुरू होने के 5 मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 बजे से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू होने का संकेत दिया। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ कड़े प्रावधान वाला यह विधेयक सोमवार को सदन में पेश किया गया था, लेकिन गतिरोध के कारण इस पर कल चर्चा शुरू नहीं हो सकी थी। आज भी विपक्ष के शोर शराबे और नारेबाजी के कारण सदन में कामकाज ठप रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से लगातार सदन चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। अब सबकी नजर दोपहर 2 बजे होने वाली चर्चा पर टिकी है। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा ये आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। और आइए जानते हैं कि आखिर इस संशोधन विधेयक में क्या खास है जो पेपर लीक के दोषियों पर शिकंजा कसने और उन्हें ऐसी हरकत दोबारा करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करेगा। परीक्षा धोखाधड़ी पर कानून और सख्त सजा और जुर्माने का दायरा होगा। इस नए कानून में परीक्षा धोखाधड़ी पे 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 8 साल तक परीक्षा से प्रतिबंध लगेगा। ये तमाम वो कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें अधिकतम जुर्माना 50 लाख रुपए है, जो पहले 10 लाख रुपए हुआ करता था। तो ये कई बदलावों के साथ, संशोधनों के साथ इस नए कानून को रखा गया है। दोषी सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ तक का जुर्माना है, जो पहले 1 करोड़ था। कंपनी अधिकारियों को 5 साल की न्यूनतम जेल का प्रावधान, इसमें सजा बढ़ाई गई है। पिछले कानून से संगठित परीक्षा अपराध पर 7 साल की न्यूनतम सजा रखी गई है। संगठित अपराध पर 10 करोड़ न्यूनतम जुर्माना रहेगा और गंभीर मामलों की जांच के लिए एसटीएफ का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। हम जानते हैं इस पूरे मामले पर सबसे पहली जो एक तरह से ऐलान था प्रधानमंत्री का, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ही था। 2 महीने में जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, यानी तय समय सीमा के बीच इन तमाम मामलों का निपटारा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जाएगी। अपील सीधे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में होगी।
तो ये तमाम कड़े प्रावधान किए गए हैं और अपीलों का 3 महीने में निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। उधर राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। उच्च सदन में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसमें विपक्ष छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगोरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। नारजारी ने बोडो भाषा में अपनी बात शुरू की। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष नहीं माना, जिसके कारण सदन की कार्रवाई बाधित रही। सदन में मौजूद नए बिल पेपर लीक के खिलाफ जो नया संशोधित बिल आया है उस पर बात करने के लिए डीके दुबे कानून विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है डीके दुबे जी आपका। और हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र सीधे संसद भवन से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आप ही से अपडेट लेना चाहेंगे। लगातार विपक्ष की एक ही मांग है। हालांकि पहली मांग ये थी कि एक सख्त कानून आए और इस कानून के साथ ही पेपर लीक जैसे मामले पर विपक्ष एक लंबी चर्चा चाहता था सदन के भीतर। आज जब कानून के साथ सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो एक नए मुद्दे के साथ विपक्ष सामने है, जिसमें गृह मंत्री के बयान की अब मांग कर रहे हैं। आज उम्मीद की जा रही थी कि इस पे चर्चा शुरू होगी, लेकिन अब 2 बजे की बात है। तो 2 बजे का ये जो आश्वासन लोकसभा अध्यक्ष दे रहे हैं, क्या विपक्ष से इस पर एक सहमति बन चुकी है? 2 बजे चर्चा शुरू होगी या फिर गतिरोध देखने को मिल सकता है? देखिए ऋतु, कल ही दरअसल विपक्ष ने कहा था कि जो पुलिस की जो ज्यादती दिखी है, जिसका वो दावा कर रहे हैं, उस पर पहले सरकार का बयान हो फिर चर्चा हो। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने एक पहल की और उसके बाद एक सहमति बनती हुई दिखाई दी कि आज ये विधेयक पर चर्चा होगी। सुबह कुछ और मुद्दों को लेकर और हमने राज्यसभा में देखा कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और बाकी सहयोगी दलों ने हंगामा किया। उसकी वजह से सदन में गतिरोध देखने को मिला 2 बजे तक। अब जो संकेत मिल रहे हैं और जो बात सूत्रों से पता चली है कि 2 बजे लोकसभा में हम देखेंगे कि इस विधेयक पर चर्चा शुरू होगी। 6 घंटे की चर्चा तो हम पहले ही जानते हैं कि इस पर रखी गई है और औपचारिक तौर पर 2 बजे कहा जा रहा है कि इस बात की संभावना है कि लोकसभा में चर्चा शुरू कर दी जाएगी। और एंटी पेपर लीक से जुड़ा जो बिल है जो कल पेश हुआ, उसके बाद हंगामे के चलते कल चर्चा नहीं हो पाई थी, आज दोपहर 2 बजे से उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। तो शैलेंद्र, क्या विपक्ष अब अपनी मांग को नहीं दोहरा रहा है, मांग वापस ले ली है जो लगातार गृह मंत्री के बयान की बात कर रहा था? साथ ही क्या सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसकी सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अपने निर्देश दिए हैं, क्या ये कारण है? देखिए, कल जब लोकसभा अध्यक्ष ने ये बात बैठक बुलाई थी और कहा था कि आप नई शर्त मत रखिए, इस तरह जिद पर मत अड़िए, और जब चर्चा होगी तब आप ये बात रख सकते हैं। आप जिन जातियों की बात कर रहे हैं, आप उन बात को अपने उस वक्त सदन में चर्चा के दौरान आपके जो वक्ता हैं वो इस बात को उठा सकते हैं। सरकार की तरफ से भी अगर किसी को टिप्पणी करनी होगी तो अपनी बात रखेगा। तो इसको लेकर एक सहमति बनाने की कोशिश हुई थी और विपक्ष ने भी संकेत दिया था कि संसदीय लोकतंत्र में और कई बार संसद की जब कार्रवाई चलती है कई मुद्दों को लेकर टकराव होता है, फिर भी एक बीच का रास्ता निकलता है। तो ये सहमति बनी थी कि चर्चा हो जाए विधेयक पर और उसमें जो मुद्दे हैं उस चर्चा के दौरान उन्हें उठा लिया जाए। और इसीलिए संकेत मिल रहे हैं कि आज दोपहर 2 बजे से इस विधेयक पर चर्चा होगी। इसमें विपक्ष को जो अपनी बात रखनी है, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो उस दौरान अगर सरकार की तरफ से प्रमुख नेता, प्रमुख मंत्री अपनी बात रखना चाहेंगे तो वो भी जरूर बोलेंगे। तो इसलिए एक बीच का रास्ता निकला है जो संकेत है कि 2 बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी। ठीक, शैलेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ। डीके दुबे साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। डीके दुबे जी, कानून, अब जो नया कानून आने जा रहा है पेपर लीक पर, जिस पर अब चर्चा शुरू होगी, अब ये उम्मीद की जा रही है, पिछला कानून भी था, सजा सख्त थी, लेकिन और कड़ी सख्त सजा करने से, एक बड़ा जुर्माना लगाने से क्या आपको लगता है इसमें कमी आएगी, या फिर अभी भी सरकारों के स्तर पर इस पे काम किए जाने की जरूरत है कानून से इतर?
देखिए, कमी इसमें इसलिए आएगी क्योंकि एक प्रावधान ये भी रखा गया है कि जो अनुचित साधन का इस्तेमाल करेगा, उसको भी 3 साल। जी, डीके दुबे साहब, आपकी आवाज हमें नहीं पहुंच रही है। जी जी, एक बार फिर आप अगर जवाब दें। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम वही सवाल जो हम डीके दुबे जी से करना चाह रहे थे कि कानून को सख्त किया जा रहा है और कानून को सख्त करने से ही क्या सिर्फ इस मसले का हल हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से टास्क फोर्स का गठन किया, डीके दुबे साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पहले उनसे जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। शैलेंद्र जी, दुबे साहब। मैं ये कह रहा था कि जो प्रावधान रखा गया है ना, वो ये प्रावधान रखा गया है कि जो अनुचित साधन का इस्तेमाल करेगा, वो भी 3 साल से 5 साल तक की सजा, मिनिमम 3 साल तक की। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बच्चा जो कैरियर को देख रहा है और वो अनुचित साधन का इस्तेमाल करता है, उसके पेरेंट्स अनुचित साधन का इस्तेमाल करते हैं, तो 3 साल तक की सजा का मतलब ये होता है कि उसका कैरियर खत्म हो गया। अब कैरियर खत्म हो गया तो उसको 1 लाख बार सोचना पड़ेगा कि क्या वो अनुचित साधन का इस्तेमाल करे। अब अनुचित साधन का इस्तेमाल का मतलब ये होता है, चाहे पेपर कहीं से भी लीक हुआ हो, चाहे पेपर कैसे भी आया हो, मेरे पास आ गया और मैंने उसका उपयोग किया और इन्वेस्टिगेशन आजकल की तारीख में आईपी एड्रेस और वो सारा पकड़ लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब बच्चे को उन्होंने वो कर दिया है कि भाई बच्चा भी इन्वॉल्व है, तो उसको भी और उसके पेरेंट्स को भी सजा के प्रावधान है। तो फिर मैं समझता हूं जब पेपर लेने वाला ही नहीं होगा कोई, तो पेपर लीक करके भी कोई क्या करेगा? क्योंकि मेन बात तो यह है कि बच्चे को लगता है कि मुझे मिल रहा है तो वो उसको करेगा। इसलिए इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले पहली बार अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर से, इंस्टीट्यूशन मतलब एनटीए के या जो भी करवा रहा है एग्जाम, उसके अंदर से कोई व्यक्ति इन्वॉल्व पाया जाता है तो पूरा पेपर जो कैंसिल होगा, खर्चा उसको देना पड़ेगा। यानी कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपने पेपर लीक करवाया और करोड़ों रुपया जो खर्च होता है वो आपसे वसूला जाएगा। और पहली बार ये प्रावधान भी रखा गया है इसमें कि घर तोड़ दिए जाएंगे अगर पकड़े गए और उसमें मामला सामने आया, तो बुलडोजर एक्शन सीज करने के प्रावधान बाकायदा लिखित रूप से हैं। अभी तक सीज करने और बुलडोजर चलाने के प्रावधान लिखित रूप से नहीं होते थे। इस वाले बिल में लिखित रूप से ये लिखा है कि आपकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी और आपके ऊपर अर्थदंड भी भरपूर लगाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इतना भय इस कानून में है कि किसी को भी इसमें सोचने से पहले भी सोचना पड़ेगा कि मैं क्या पेपर की तरफ जाऊं भी कि नहीं जाऊं। जब पेपर लेने वाला एग्री नहीं होगा तो पेपर निकालने वाला क्या करेगा? अब जहां तक बात बचती है कोचिंग इंस्टीट्यूटों की, क्योंकि उनको अपना व्यापार करना है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम में इसको रखा गया और उनके लिए 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात कही गई है। तो मैं समझता हूं कि कानूनन मानसिक रूप से कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होने से पहले, या कोई भी व्यक्ति मतलब किसी को हंसी किसी में भी लगा कि नहीं चलो हम पेपर मिल जाएगा तो कैसे होगा, बात करेगा और वो सामने आ जाता है, तो इसमें इतने प्रावधान कड़े रखे गए हैं कि मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा। और बाकी का जो सिस्टम बनाया जा रहा है कि अगर इन्वॉल्व हो गया तो इन्वेस्टिगेशन जल्दी से हो जाए, उस पर टास्क फोर्स बन जाए, उसकी रिपोर्ट लग जाए और डिसीजन हो जाए। और इसके अतिरिक्त एक और बात है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया है और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफेंस बनाया है। ये और सीधी सी बात कि इसकी जो अपील है वो भी हाई कोर्ट में 2 जजेस की बेंच सुनेगी। यानी कि जब प्राधिकरण डिसाइड कर लेगा या जो फास्ट ट्रैक कोर्ट डिसाइड कर लेगा, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में 2 जजेस की बेंच में जाएगा। आप सोचिए कि इस कानून में कितने गहराई से विचार किया गया है कि कोई लूज पोल छूट न जाए। और बाकी जो टेक्निकल काम हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, मतलब टेक्निकली न लीक हो, अवसर ही किसी को ना मिले, वो अपनी तरफ से। लेकिन जो लेने वाले और देने वाले हैं, जो करने वाले हैं, उनको भी कानूनन बहुत कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। ठीक, डीके दुबे साहब, जो पहले इस नीट पेपर लीक से पहले के जो तमाम मामले कोर्ट में हैं, उन पर भी इसी कानून के तहत अब आगे की सुनवाई जारी होगी या सजा होगी? मैं आपको बताऊं होता क्या था कि हमारे यहां जो पेपर लीक का मामला है वो आईपीसी में चीटिंग में जाता था कि भाई आपने चीट किया है, चीट करने की सजा 2 साल।
तो व्यक्ति सोचता था चलो ठीक है बेल पर हो जाएंगे और बाकी निपट लेंगे। अभी क्या है, वो चीटिंग वाले जो केसेस पीछे चल रहे हैं वो जहां कहीं भी हैं वो भी अब इसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जा रहा है। और अब नई एनोमली ये क्रिएट हो सकती है कि जो पहले चीटिंग के केसेस या फिर पेपर लीक के केसेस हैं, हाँ। क्या वो केसेस अब नई अथॉरिटी उस नए कानून के तहत रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से डील कर सकती है। ये एक नई एनोमली होगी क्योंकि हमारे यहाँ का कानून प्रोस्पेक्टिव चलता है। आज कानून बना तो आज के बाद वाले मामले इससे डील होने चाहिए, लेकिन यहां पर इन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका दिखाया, बताया है और कहा कि पुराने वाले मामले भी अब इसी नए कानून से चलेंगे और नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे, जो मुझे लगता है कि भविष्य में चैलेंज होगा। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इंसाफ हो सके। जी शैलेंद्र, लगातार इस तरह की जो बातें हो रही हैं कि पेपर लीक का एक इतना बड़ा मामला था, इसको लेकर सख्त कानून की बात हो रही थी। अब वो सख्त कानून एक तरह से अब संसद के भीतर है, सभी पार्टियों को उस पर चर्चा करनी है और उसके बाद उसका रास्ता तय हो जाएगा। क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां एक ऐसे मसले को देख रही हैं कि आगे चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, चुनाव में जाने से पहले छात्रों की एक बड़ी मांग मांगी जा रही है, इसका श्रेय, क्योंकि सारा पॉलिटिक्स श्रेय को लेने को ही लेकर है, तो इसके श्रेय को लेने में राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष किस तरह से अपनी हिस्सेदारी मान रहा है? देखिए, जब सदन में चर्चा होगी तब ये जवाब अपने आप मिल जाएगा देश की जनता को कि कौन कितना श्रेय लेना चाहता है। लेकिन अभी तक की जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें आप देखिए कि छात्रों का आंदोलन था, किस तरह से कुछ राजनीतिक दल उसमें कूदे, किस तरह से संसद का सत्र चलते हुए संसद के बाहर जाकर प्रदर्शन किया गया और संसद को बाधित किया गया। तो उससे कई आरोप भी लगते हैं और सत्ता और विपक्ष के बीच हमने देखा कि तीखी नोकझोंक भी बयानों के जरिए देखने को मिली। देखिए, ये बात सही है कि राजनीतिक दल राजनीति के लिए होते हैं, लेकिन जब मुद्दा इतना संवेदनशील हो या फिर मुद्दा इतना छात्र हितों से जुड़ा हो तो कई बार अपने राजनीतिक दल के हित से हलक हटकर राष्ट्र हित की या फिर छात्र हित की बात करनी पड़ती है। अब जब चर्चा होगी तब आप देखेंगे कि कौन क्या बात कहता है। बहुत सारे संशोधन सुझाए गए हैं अलग अलग दलों की तरफ से। शायद राजनीतिक दलों को लगता है कि सब अपनी एक हिस्सेदारी इसमें सुनिश्चित करें और ये अच्छी बात भी है, संसदीय परंपरा में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो सवाल था ऋतु, जो आपने पहले पूछा था कि क्या सिर्फ एक बिल से पेपर लीक रुक जाएगा। देखिए, सिर्फ इस एक कानून को कड़ा करने की बात नहीं है, एक एक करके कई स्टेप्स उठाए गए हैं। कमेटी बनाई गई, टास्क फोर्स बनाई गई है, कंप्यूटर बेस्ड कैसे परीक्षाएं हो। सिर्फ नीट परीक्षा नहीं, देश में होने वाली सभी प्रमुख परीक्षाओं को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने की तरफ कदम उठाया गया है और इसीलिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हर स्तर पर ये कोशिश की जाएगी कि परीक्षा की पेपर लीक हो ही ना, यानी इस कानून के प्रावधानों के लागू करने की नौबत आरोपियों पर आए ही ना, चूंकि पेपर लीक भविष्य में हो ही ना, तो उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और अच्छी बात है कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी मिलकर एक सख्त कानून पारित होने के लिए सहमत होते हैं तो ये तो अच्छी बात है, तो संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण है। लेकिन राजनीति में श्रेय कौन नहीं लेना चाहता। कोई खुले सामने आकर श्रेय लेता है, कोई एक तरह से छात्रों के बहाने से श्रेय लेना चाहता है। तो ये विपक्ष पर आरोप तो लग ही रहे हैं जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, आपका भी, डीके दुबे साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस विषय पे 2 बजे का इंतजार रहेगा सबको, लोकसभा के भीतर जब इस बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी। बात पंजाब में पेपर लीक विवाद पर भगवंत मान सरकार चौतरफा घिरती हुई दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर सीएम मान के हालिया ट्वीट को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। संसद के मकर द्वार पर भाजपा सांसदों ने पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सांसदों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए धरना दिया। मुख्यमंत्री मान लगातार दावा कर रहे हैं कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। सीएम मान के इसी दावे पर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि पंजाब में विभिन्न भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं, खासकर फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा समेत कई मामलों में अनियमितताओं और कथित पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। उधर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मालीवाल का दावा है कि पिछले 5 वर्षों में 6 बार पेपर लीक हुए हैं। कई परीक्षाओं में चीटिंग हुई है, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी निशाने पर लिया।
पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 बार पेपर लीक हुए हैं, मैसिव स्केल पे चीटिंग हुई है एग्जाम्स में, और अरविंद केजरीवाल जी जो पंजाब के सुपर सीएम बन के बैठे हैं, वो इस बात पे बिल्कुल चुप्पी ठान के बैठे हैं। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, जो कि पूरा दिन शराब के नशे में डूबे रहते हैं, वो मदहोशी में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, जबकि इतने सारे लोग वहाँ पे खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। चंबा, शिमला, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर और कांगड़ा समेत कई जिलों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़कें बंद होने की घटनाएं सामने आई हैं। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा आने से यातायात ठप हो गया, जबकि तेज बहाव में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सुल्तानपुर इलाके में पानी और मलबा घरों और दुकानों में घुसने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में अगले 24 घंटे के लिए प्राकृतिक आपदा की चेतावनी भी जारी की गई है। सिरमौर जिले के पांटवा साहिब उपमंडल में भारी बारिश की आशंका के चलते आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 28 जुलाई से 1 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि 29 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और शिमला जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर सहित अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 30 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 31 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और शिमला जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक अत्यधिक बारिश की आशंका जताई है और 1 और 2 अगस्त को भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो हिमाचल में आने वाले अगले 4 दिन यानी 2 अगस्त तक का मौसम के पूर्वानुमान, वहां पर तमाम जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, कुछ जिलों में रेड अलर्ट है। लगातार हिमाचल में मॉनसून का एक भीषण प्रहार देखा जा रहा है, जिसके तहत कई ऐसे जिले हैं जिनमें स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए साथ ही चेतावनी जारी की गई है। उधर असम में भी बाढ़ की स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। राज्य के 6 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 4,45,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 21 राजस्व सर्किलों के 631 गांव अब भी जलमग्न हैं, जबकि 37,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर बाढ़ का असर बना हुआ है। चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। राज्य भर में 354 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां 28,700 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। प्रभावित इलाकों में 179 मेडिकल टीमें और 67 बचाव नौकाएं राहत कार्य में जुटी हैं। जरूरतमंदों तक खाद्यान्न, पेयजल, अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है। बाढ़ से 48 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, 4,765 घरों को नुकसान पहुंचा है और 2,56,000 से अधिक पशु प्रभावित हुए हैं, जबकि 26,600 से अधिक पशुधन का नुकसान दर्ज किया गया है। इस बीच नुमालीगढ़ में धनसिरी दक्षिण नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
हालांकि गुवाहाटी में शहरी बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और प्रशासन चांदमारी क्षेत्र समेत संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सरकारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। और उधर असम में बाढ़ की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस बात की जानकारी पीएम मोदी के एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं सभी की सुरक्षा और कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करता हूं। असम से सुबीना रॉय हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुबीना, खबरें एक तरह से एक तसल्ली देती हैं कि असम में मौसम के पूर्वानुमान में जिस तरह से बारिश की कमी दिखाई दे रही है, उसका एक बड़ा असर राहत बचाव कार्यों पे दिखाई दे रहा है। लोगों को पुनर्वास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम के सांसदों से बातचीत की है वहां की मौजूदा स्थिति को लेकर। किस तरह से पुनर्वास का काम, साथ ही साथ अभी भी जो कुछ इलाके एक तरह से संकटग्रस्त हैं, उनमें कैसे बचाव कार्य किया जा रहा है? गुड आफ्टरनून रितु, जैसे कि आपने अभी स्टोरी में कहा कि कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो असम के एमपीज है उनके साथ मिलकर एक बैठक की कि उन्होंने जायजा लिया कि फ्लड सिचुएशन ग्राउंड पे क्या सिचुएशन स्थिति है और राहत कार्य और बचाव कार्य डे 1 से शुरू है रितु, जहाँ की आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट गवर्नमेंट जो है लगातार प्रशासन जो है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लिए हर तरीके से जो है इस जो त्रासदी है उसका जो है सामना कर रही है। और अभी जो सिचुएशन के बेहतर होते हुए, जैसे कि वेदर में काफी सुधार है, इसके वजह से जो है पोस्ट असेसमेंट जो फ्लड के बाद जो असेसमेंट है, क्योंकि काफी सारे डैमेज हुए हैं इस बार प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसका जो है असेसमेंट शुरू हो गया है। जैसे कि कल सरायदेव के डीसी ने जो है कल एक प्रेस वार्ता किया जिसमें उन्होंने बताया कि आज से ही जो है एक टीम जिसमें कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, तो इन सब तमाम जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं इनके जो ऑफिसर्स हैं ये लोग जाके हर गांव में जो है शिवसागर हो, सरायदेव हो, जोरहाट हो, इन सब गांव में जाके हर एक घर का जायजा लिया जाएगा। उनके कितने खेती बाड़ी हो गई, उनका जितना भी लाइव स्टॉक हो या प्रॉपर्टी हो, जितने भी क्षतिग्रस्त हुए हैं उसका जो है जायजा लिया जाएगा और फिर उनको जियो टैग लेके जो है कि जियो टैग के माध्यम से फोटो खींच के भेजना पड़ेगा, जिसके बाद वह जो है अपना बैंक अकाउंट्स देंगे। यदि उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, गुम हो गए हैं फ्लड के वजह से, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स लोगों के बह चुके हैं पानी में, तो इस वजह से जो है अगर किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो अपने मोबाइल फोन देंगे और मोबाइल फोन से जो है बैंक अकाउंट से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोऑर्डिनेट करेगी ताकि जो है उस नंबर से जो है बैंक अकाउंट रिट्रीव किया जाए, ताकि जो है जितना भी मुआवजा बनता है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में जो कि अगस्त से शुरू होगा उसमें जो है सब लोगों को जो है राहत मिलेगी। तो हर एक लेवल पे जो है ग्राउंड असेसमेंट अभी हो रहा है कि कितने लेवल पे जो है क्षतिग्रस्त है और जो एम्बैंकमेंट्स जिनमें ब्रीच आए थे, जैसे लगभग 6 एम्बैंकमेंट्स में ब्रीच आए थे रितु, तो उनमें जो है मथौरी बोलते हैं इसको असमीज टर्म में, तो इनको जो है इनका रिपेयरमेंट चल रहा है। जियो ट्यूब से जो है इनका जोरहाट में एक मथौरी है जिसका अभी कुछ ही देर पहले जो है असम के सीएम ने पोस्ट किया फेसबुक पे, जो इस मथौरी का जो है रिकवरी हो रहा है जियो ट्यूब बैट से, इन मथौरी को रिस्टोरेशन हो रहा है ताकि जो है अगर ऐसा कोई फ्लड आता है तो उसका इम्पैक्ट ना हो। अभी कुछ देर पहले पीयूष हजारिका जो कि यहाँ के मिनिस्टर है, उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता किया जहाँ पे उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल एक फ्लड नहीं था, ये बियॉन्ड जो नॉर्मल फ्लड है उसके बियॉन्ड था और जितने भी क्षतिग्रस्त है अभी जो असेसमेंट से निकल के आ रहा है लगभग नाजीरा में 50,000 से ज्यादा घर जो है
बर्बाद हो चुके हैं। फिर सेकंड आता है सिपसागर। तो ये सब का जो है पोस्ट असेसमेंट फ्लड एनालिसिस हो रहा है। उसके बाद जो है कितना मुआवजा दिया जाएगा, क्या रिहैबिलिटेशन में दिया जाएगा, वो प्रक्रिया चलेगी। और साथ ही साथ जो है असम सरकार जो है डिजिटाइजेशन के तरफ और लोगों को अवेयरनेस करे कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो, क्योंकि हर साल जो है बाढ़ का जो ये नेचुरल ये जो फिनोमेना है इसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन जो है अपने डॉक्यूमेंट्स का सही से बचाव करने के लिए जो है प्रॉपर डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। साथ ही साथ जो है क्योंकि डिजी लॉकर स्टूडेंट्स के भी बहुत क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी किताब कहे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहे, वो भी सारे पानी में बह चुके हैं। तो उसके वजह से जो है एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के आजकल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं तो वो डिजी लॉकर में होते हैं। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो छात्र लोग हैं उनके जो है डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित है। ऋतु जी, सुबीना, आपने खुद कहा कि असम में जो मौजूदा बाढ़ है इसे बाढ़ के पैमाने से ज्यादा बड़ा एक तरह से आपदा के तौर पर देखा जा रहा है। पिछली बाढ़ों से अगर तुलना हम करें तो नुकसान भी ज्यादा है। 4 लाख से ज्यादा प्रभावित लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद असम के तमाम सांसदों के साथ उन्होंने जमीन पर जिस तरह से काम हो रहा है, जो समस्याएं हैं, किस तरह से पुनर्वास आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर उन्होंने बात की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है ठहरा हुआ पानी और तमाम जो विस्थापित हैं जिनके लिए राहत शिविर बनाए गए हैं, अब इस समय गंभीर बीमारियों से उन्हें बचाना, उनकी मौजूदा जरूरतों को पूरा करना, उसके लिए किस तरह से प्रशासन कर रहा है और किस तरह से एक बड़ी सहायता की उम्मीद भी कर रहा है केंद्र से? जी बिल्कुल। ये जो फ्लड्स के बाद सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल इशू होता है वो है महामारी का फैलना, क्योंकि जब ठहर जाता है पानी के सूखने के बाद महामारी होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जो है प्रशासन के तरफ से हो या जो भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे आईसीएमआर है, तो आईसीएमआर ने कल ही बैठक एक एडवाइजरी जारी किया है कि ऐसे वाटर बॉर्न और वेक्टर बॉर्न डिजीजेस ताकि ना हो उसका प्रिकॉशन लिया जाए। और साथ में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके जो है डिसइंफेक्शन ड्राइव कर रही है और डीक्लोरिनेशन जैसे जो भी छोटे मोटे तालाब है, पॉन्ड्स है, तो उनको जो है क्लोरिनाइजेशन किया जा रहा है ताकि ऐसे कोई भी है एपिडेमिक टाइप का सिचुएशन ना हो। साथ ही साथ क्योंकि बहुत ज्यादा लाइफ स्टॉक मारे गए हैं इसमें, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा लाइफ स्टॉक इफेक्टेड है, तो उनके जो मरने से जो अभी जो वाटर कंटामिनेशन है, लैंड कंटामिनेशन और वाटर कंटामिनेशन, उसको भी रोकने के लिए जो है ताकि सेफ एडिक्वेट प्रॉपर साफ पानी का बंदोबस्त कर रही है। लोकल कुछ साइंटिफिक टेक्निक सप्लाई किए जा रहे हैं सोराइदेव डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो है उसी फ्लड वाटर को पानी को फिल्टर करके जो है साफ पानी जो है लोगों तक पहुंचाया जा सके। कल के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 183 मेडिकल टीम्स बिठाए गए हैं ताकि लोगों को ये भी सतर्कता की जा रही है कि छोटी से छोटी बुखार हो या कुछ भी अनइजीनेस हो, लोग तुरंत जाके हेल्थ कैंप्स में रिपोर्ट करें और किसी भी सिचुएशन को लाइटली ना ले, ताकि कोई भी ऐसा जो है हेल्थ एपिडेमिक से हम प्रिवेंशन कर सके। जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और साथ ही साथ वेटरनरी कैंप्स भी, ना केवल इंसानों के लिए हेल्थ कैंप्स बट कि वेटरनरी कैंप्स भी बिठाए जा रहे हैं जहां पे कि है जो भी जानवर बचे हुए हैं उनका जो है प्रॉपर इलाज हो सके ताकि वो जो है नॉर्मल बैक टू नॉर्मल लाइफ आ सके। ऋतु जी बिल्कुल सुबीना, प्रधानमंत्री खुद असम की मौजूदा गंभीर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से तमाम सांसदों से उन्होंने बातचीत की है आज। साथ ही बाढ़ के तमाम प्रभावित इलाकों की समीक्षा की है और साथ ही साथ जो असम में सहायता कार्य हो रहा है, राहत कार्य हो रहा है, उसकी भी जानकारी ली इन तमाम सांसदों से। बहुत बहुत धन्यवाद सुबीना पूरी जानकारी के लिए। और अब बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सेना की बर्बरता की। सोमवार को रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता देखने को मिली। गोलीबारी में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर है और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग फायरिंग की घटना में घायल हुए हैं। इस खबर ने एक बार फिर पाकिस्तान की करतूत पूरी दुनिया के सामने ला दी है। मुनीर की सेना ने अंधाधुंध फायरिंग उस वक्त की
जब ये रैली मुजफ्फराबाद के लिए निकली थी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी की कड़ी निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मुस्लिम उम्मा और संयुक्त राष्ट्र से तत्काल दखल देने की मांग की है। प्रदर्शन शुरू होने के बाद से करीब 2 महीने में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 91 लोगों की मौत की खबर है। 52 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद हालात काफी तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी कल हिरासत में लिए गए। लोगों की रिहाई प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने और अपनी व्यापक मांगों को माने जाने की मांग कर रहे थे। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि पीओके में प्रदर्शन जो चल रहा है और सोमवार को पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता की हद पार कर दी। पीओके में रैली पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 19 निर्दोष कश्मीरियों के मारे जाने की खबर है। लिहाजा अभी मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब तक करीब 91 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता दिखाई दी है, जिसमें रैली पर धुआंधार फायरिंग का आरोप है पाकिस्तानी सेना पर। मुजफ्फराबाद के लिए ये रैली निकली थी, जिस पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। पीओके विधानसभा का गणित भी आप समझ लें, 45 सामान्य सीटें हैं और 8 सीटें आरक्षित हैं। कुल 53 सीटें हैं, जिनमें 45 सामान्य और 8 आरक्षित सीटें हैं। 12 शरणार्थी सीटें हैं। आप विवाद की वजह समझिए। 12 शरणार्थी सीटें हैं। इन्हीं सीटों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान सेना का तर्क है कि ये सीटें ऐतिहासिक और संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। आइए आपको ये भी बताते हैं कि जेएएसी का क्या तर्क है। इस संगठन ने पाकिस्तान सरकार की नाक में दम किया हुआ है। इस संगठन का कहना है कि जो लोग पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रहते हैं, उन्हें पीओके की सरकार बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। स्थानीय मतदाताओं की राय का असर कम देखा जा रहा है। उनका कहना है कि इन 12 सीटों की वजह से स्थानीय मतदाताओं की राय का असर कम हो जाता है और अक्सर केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी को फायदा मिलता है। पीओके के प्रदर्शन कर रही जनता की आखिर मांग क्या है, तो आपको बता दें कि पीओके में जो 12 आरक्षित सीटें हैं, उनको खत्म करने की मांग की जा रही है। इन्हीं सीटों पर संग्राम और बवाल छिड़ा हुआ है। तो पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का एक नया मामला सामने आया है। ये 12 आरक्षित सीटें हैं, जिन्हें लेकर ये संग्राम जारी है। इन 12 आरक्षित सीटों को ही लेकर वहां पर जनता का विरोध है। प्रदर्शनकारियों पर केस वापस लेने की एक मांग है प्रदर्शनकारियों की। हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए, ये बड़ी मांगों में से है। और 12 आरक्षित सीटों को खत्म किया जाए, ये भी प्रदर्शनकारियों की मांग है। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सुमन, ये कहा जा सकता है कि अपने देश से सटा हुआ हिस्सा जहां इतनी उथल पुथल है, पाकिस्तान को भारत का कश्मीर दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान की नजरें बंद हो जाती हैं जब वही आतंक, वही बर्बरता पीओके में खुद पाकिस्तानी सेना कर रही होती है। देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे वो उबाल पर हो। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई जो है कोई सेना से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई आर्म फोर्सेस से नहीं है। वो अपने लिए कंसेशंस मांग रहे हैं, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो मांग कर रहे हैं लगातार। और ये ऐसे मांग है ऋतु, जैसे कि गेहूं का दाम कम किया जाए, टैक्स कम किया जाए, जो सहूलियतें हैं, नागरिक सहूलियतें वो दी जाएँ, तेल पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए। ये सब बहुत बेसिक मांगे हैं और इन बेसिक मांगों को मानने की बजाय वहाँ उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। और चुनाव की जब घोषणा की तो चुनाव 3 फेज में उन्होंने किए। आमतौर पे पीओके में चुनाव 1 फेज में संपन्न हो जाता था, लेकिन 1 फेज में की बजाय 3 फेज में किया।
चुनाव जो दिख रहा है, जैसे मीरपुर में एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, मीरपुर में चुनाव का प्रतिशत काफ़ी गिर गया है, वहाँ बैलेट बॉक्स जलाए गए हैं और लोगों का कहना है कि देखिए चुनाव कराना जरूरी निश्चित तौर पे है क्योंकि लोकतंत्र वो मानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब पूरी जनता जो है वहाँ उबाल पर है, अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है, मुजफ्फराबाद की यात्रा कर रही है, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसके लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में चुनाव की घोषणा बिल्कुल बेमानी है और इसलिए लोगों का गुस्सा वहाँ काफ़ी उबल पड़ा है। मैं देख रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया से खबरें आ रही हैं, बड़ी संख्या में छात्र और नौजवान भी अपनी अपनी तरफ से अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं आंदोलनकारियों के प्रति, मारे गए लोगों के प्रति। 14 लोग अभी मारे गए हैं, अभी 1 घंटा पहले की खबर आई है कि 14 लोग मारे गए हैं, 24 लोग घायल हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो पाकिस्तान के आंख पे पट्टी बन जाती है जब बात आती है पीओके की या अपने अंदर अपने देश के अंदर की समस्या की जब बात आती है तो वे इसे याद ही नहीं करना चाहते, वो उसे संबोधित नहीं करना चाहते। और यह इस वजह से है कि देखिए पाकिस्तान की जनता जो है वो आम तौर पे लगातार जब से पाकिस्तान को आज़ादी मिली उसके बाद से ही वहाँ लोकतंत्र अस्थायी तौर पे हुआ नहीं, कोई भी सरकार 5 साल पूरी नहीं कर पाई। सेना जो है वो वहाँ प्रॉक्सी तरीके से सरकार चलाती रही, सिविलियन सरकार एक मुखौटा बनकर खड़ा रहा और ऐसी स्थिति में जनता की ज़रूरतें जो हैं वो जनता की ज़रूरतें लगातार नज़रअंदाज होती रही। तो ये कभी ना कभी ये गुस्सा फूटना था। और जो मैं सुन रहा हूँ कि वहाँ जैक जो है वो मांग कर रही है कि जो भारत के हिस्से वाले कश्मीर है वहाँ के लोग भी उनके पक्ष में आवाज़ उठाएं। उन्होंने मांग की है कि दुनिया भर में जहाँ भी पीओके के लोग रहते हैं वो सारे लोग जाकर पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है या एम्बेसी या वहाँ जाकर मांग उठाएं कि वहाँ हिंसा बंद हो, लोगों की मांगें मानी जाए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ऋतु काफ़ी संकट की स्थितियाँ भी पीओके के लोगों के लिए और पाकिस्तान की सरकार इस संकट को समझ नहीं पा रही है। वो हिंसा से इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो हल निकलेगा नहीं। लगातार देख रहे हैं कि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अखिलेश, क्या आप सहमत हैं कि पिछले कुछ समय में मौजूदा जो पीओके का चुनाव है इसमें राजनीतिक पार्टियां, जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान की है, सक्रियता बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ सेना की बर्बरता भी इस बार ज्यादा देखी जा रही है। इसके क्या बड़े कारण आप देखते हैं? देखिए वहाँ की सेना को हमेशा ये लगता है कि वहाँ की सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो सेना को होना चाहिए। वो सिविलियन सरकार को, चुनी हुई सरकार को मान्यता नहीं देते। दरअसल वास्तविकता में देखें तो वहाँ जो चुनी हुई सरकार है बिल्कुल एक उनका पपेट बनकर, एक उनका कह सकते हैं कि उनके खिलौने के रूप में काम करती है और सेना पूरी तरह से अपना पावर यूटिलाइज करती है। उनके इशारे पे सिविलियन गवर्नमेंट को काम करना होता है। लेकिन निश्चित तौर पे जब चुनाव की घोषणा होती है तो सभी जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि चुनाव में वो सक्रिय रूप से भाग लें, वो चाहते हैं कि वहाँ की सरकार के बनाने में वो हिस्सा लें। लेकिन सेना उसकी जगह पे जो वहाँ की जो लोकतांत्रिक मांगे हैं, देखिए जब लोकतंत्र में आप हैं तो लोकतांत्रिक मांगे आएंगी और लोकतांत्रिक मांगे आएंगी तो उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सेना उसका समाधान ढूंढने की बजाय उसको एक ऐसे रणनीतिक टूल के रूप में उपयोग करते हैं और बराबर एक उनके मन के अंदर एक बात बनी रहती है कि जो भारत के हिस्से वाली जो कश्मीर है उस कश्मीर के लोगों की क्या स्थिति है, जो चुनाव में भाग लेते हैं, खुलकर बोलते हैं, जो भी उनको बोलना होता है, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहाँ मुख्यमंत्री चुना जाता है, वो सारे आतंकवादी हरकतें जो पाकिस्तान की तरफ से आती है उसके बावजूद। लेकिन पीओके में ये सारी सुविधाएं नहीं होती है, सारे छूट नहीं मिले यही होते। वजह है अखिलेश जी, पीओके में चुनाव को वहां की जनता इसे एक दिखावटी चुनाव मानती है। प्रदर्शनकारी लगातार इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मसले पर। और आइए बात करते हैं राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बच्चों को खास तोहफा दिया है। राष्ट्रपति भवन में बचपन बाल परिसर के तहत बनाए गए किलकारी किड्स प्ले जोन का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रपति भवन परिसर में रहने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित, आधुनिक और मनोरंजक खेल का वातावरण उपलब्ध कराना है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन परिसर में वृक्षारोपण भी किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में समर्थ आंगनबाड़ी ये पालना का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर परिसर में शुरू की गई ये सुविधा छोटे बच्चों की देखभाल, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। वहीं राष्ट्रपति भवन परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाओं की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स एस्टेट के पॉकेट 1 में टाइप 2 क्वार्टर्स के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखी। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राष्ट्रपति भवन ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेट जीरो एनर्जी स्ट्रैटेजी के तहत बनने वाले नए सर्विस ब्लॉक की आधारशिला रखी। इस परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति भवन परिसर अब हरित परिवहन की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स एस्टेट के निवासियों के लिए शुरू की गई राही ईवी बस निःशुल्क सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल से परिसर में पर्यावरण अनुकूल और सुविधाजनक आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। और आइए अब सीधे लिए चलेंगे आपको खबरों से। CWG से जुड़ी तमाम ग्लासगो में भारत का किस तरह से परचम लहरा रहे हैं भारत के खिलाड़ी, ये बताते हैं। भारत की शर्मिला धनखड़ ने सोमवार को इतिहास रचते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पहला पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। उन्होंने ग्लासगो में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। शर्मिला ने 9.81 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। शर्मिला के गोल्ड मेडल के साथ ही भारत का पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक का 20 साल का इंतजार भी खत्म हो गया है। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा के शायला ने 7.26 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए कांस्य पदक जीता। इस तरह भारत ने महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में एक साथ स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ऊंची कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले सर्वेश कुशारे ने राष्ट्रमंडल खेल में इतिहास रचते हुए सोमवार को पुरुषों की ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने 2.25 मीटर की ऊंचाई पार करके रजत जीता है, जबकि जमाइका के रोमेन बैकफोर्ड ने स्वर्ण हासिल किया है। ये मेडल भारतीय हाई जंपर के लिए एक शानदार सीजन में एक और बड़ी उपलब्धि है। इस महीने की शुरुआत में कुशारे मोनाको में तीसरे स्थान पर रहने के बाद डायमंड लीग मीट में पोडियम पर जगह बनाने वाले चौथे भारतीय एथलीट बने थे। और नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण, ग्लासगो से बड़ी खबरें और उत्साह से भरी हुई खिलाड़ियों की एक तरह से संघर्ष भरे पूरे सफर में एक निर्णायक जीत की तरफ बढ़ती तमाम खबरें हैं। जानना चाहेंगे ये खिलाड़ी जो लगातार भारत की झोली में स्वर्ण पदक और तमाम पदक दिला रहे हैं, उनसे बातचीत करके उनके संघर्ष को देखते हुए इस स्थान पर पहुंचने को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है हमारे खिलाड़ियों की। अगर देखिए तो पैरा स्पोर्ट्स में जो कि शॉटपुट का F57 इवेंट था, पहली बार भारत को एक ही इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा स्पोर्ट्स में 2 मेडल आए। और तारीफ़ करनी होगी शर्मिला की, जिन्होंने कि अगर देखिए शॉटपुट और जो पैरा स्पोर्ट्स को उन्होंने 34 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया और 40 साल की उम्र की वो हैं, और उन्होंने इतने बड़े मंच पर भारतीय टीम को एक पदक दिलाया, वो भी गोल्ड मेडल। ये पहला गोल्ड मेडल है पैरा स्पोर्ट्स में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनकी कहानी सुनिएगा तो जब वो 2 साल की थी उनको पोलियो हो गया था और उसकी वजह से उनके पैरों में दिक्कत आ गई,
और उसके बाद उनकी जो अर्ली डोमेस्टिक वायलेंस का उनको सामना करना पड़ा, उनकी जो शादी थी जल्दी टूट गई, तो तमाम परेशानियों का उनको लगातार सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जो उनकी जो नेवर से नो वाली जो एटीट्यूड था वो काम आया। और जिस तरह का एक प्लेटफॉर्म भारतीय सरकार ने बना रखा है हमारे खिलाड़ियों के लिए, स्कीम्स रोल कर रखी हैं, तो उनको उसका फ़ायदा मिला और उस माध्यम से वो उन्होंने खेलों को चुना। तो आज वो इस मंच पर दिख रही हैं। लगातार उनका प्रदर्शन देखिएगा कि पिछले बार भी बर्मिंघम में वो पदक से चूक गई थी, उन्होंने लगातार मेहनत की, लगातार उनको सपोर्ट मिला भारत सरकार की नीतियों द्वारा, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, और उन्होंने बोला भी कि जिस तरह की नीतियाँ भारत सरकार की हैं हमको काफ़ी, हम एथलीट्स को काफ़ी मदद मिल रही है। और जो पैरालंपिक कमेटी के जो हेड कोच हैं सत्यनारायण जी, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है भारतीय खिलाड़ियों को, लगातार वो मोटिवेट करते रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो लगातार जो उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब खिलाड़ियों को सपोर्ट में आते हैं, उनके लिए काफ़ी नीतियाँ बनाते हैं, तो सारे सेक्टर्स, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सब उसमें आके अपना काम शुरू करते हैं और पूरे जोश और खरोश के साथ उस काम में लग जाते हैं। और यही आज दिख रहा है, चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर जो कॉर्पोरेट्स हो, तो कॉर्पोरेट फंड्स के द्वारा भी वो काफ़ी आगे आते हैं और हमारे खिलाड़ियों को काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। और इस कारण आप देख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ, जहां की हम पैरा स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, वहां भी हम गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। एक ही इवेंट में हम ज़्यादा मेडल, दो मेडल जीत रहे हैं। और आज जब ज़्यादा इवेंट्स होंगे तो वहाँ भी कमाल देखने को मिलेगा। और सर्वेश की बात करें, जो आपने बताई, सर्वेश ने जो 2.25 मीटर के रिकॉर्ड से भारत को रजत पदक दिलाया, शानदार प्रदर्शन है और उनका पहला इंटरनेशनल मेडल है, भले ही वो डायमंड लीग में जीते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरह से हमको सुविधाएं मिल रही हैं, काफ़ी उससे खुश थे। और उनका रिकॉर्ड देखिए, अगर सर्वेश का, उनका पर्सनल बेस्ट पिछले ही महीने उन्होंने भुवनेश्वर में 2.31 मीटर का दिया था। अगर सोचिए, अगर वो पर्सनल बेस्ट 2.31 मीटर को यहाँ देते तो यहाँ भी गोल्ड होता है। अगर वो अपने पर्सनल बेस्ट को अगर 2.3 और 2.35 तक लाते हैं, तो सर्वेश जो हमारे ट्रैक एंड फील्ड में, हाई जंप में, ओलंपिक में भी मेडल जीत सकते हैं। क्योंकि जो ओलंपिक चैंपियन थे हामिश केर, वो यहाँ आए नहीं थे, उन्होंने एक दिन पहले पुल आउट कर लिया था थकान के कारण और एग्जॉस्शन के कारण। तो देख सकते हैं तो हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन कितना बेहतर है। ट्रैक एंड फील्ड में जहां हम कमजोर माने जाते थे, आज वहां हम एक बड़ी शक्ति उभर के आए हैं और आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम और ज़्यादा बेहतर करेंगे और कई और रिकॉर्ड बने। जय के शीर्षक की बात करें तो नारायण, समय कम है इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो इवेंट्स हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी दे दें। जी बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग के इवेंट हैं, उसमें भी हम आज एक मेडल जीत सकते हैं। क्योंकि वेट लिफ्टिंग में देखा किस तरह से दबदबा हमारा बना रहा, लगातार हम डोमिनेट कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग के इवेंट के, चाहे मीराबाई चानू का गोल्ड हो, उसके बाद 3-4 सिल्वर मेडल आए हो हमारे। तो पूरी कोशिश होगी कि वेट लिफ्टिंग में फिर से मेडल आए। और हम देखेंगे कि ट्रैक एंड फील्ड में भी आज काफ़ी इवेंट है, उनसे भी हमको दोबारा उम्मीदें होंगी। और स्विमिंग के इवेंट्स भी हैं, तो काफ़ी इवेंट्स आर लाइंड अप हैं। और यही कोशिश रहेगी कि भारत लगातार जो पदक तालिका में है अपना स्थान ऊपर करे और एक बार फिर से हम डोमिनेट करें यहाँ पर इस कॉमनवेल्थ गेम में, जिसमें कि इवेंट्स की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण, पूरी जानकारी के लिए ग्लासगो से। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।